नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज गुनाहों के देवता का पार्ट 7 सुनते हैं। पिछले भाग में आपने जाना चंद्र डॉक्टर शुक्ला के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ जाता है और सुधा घर पर अकेले महाराज के साथ रुकती है, जहां वह चंद्र और डॉक्टर शुक्ला का एक भी खत न आने पर बहुत उदास हो जाती है। खाना पीना सब छोड़ देती है। तभी इस दौरान उसकी मुलाकात पम्मी से होती है, जो कि डॉक्टर शुक्ला से मिलने उनके घर आई थी। उनके बीच चंद्र को लेकर काफ़ी बातें होती है, जो कि पिछले भाग में हमने सुनी। अब आगे। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंद्र का इंतजार कर रही थी। इस दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह चंद्र आया। प्रणाम बुआ जी, चंद्र बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। दिखता नहीं, हम पूजा की धोती पहने हैं। ये क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में। चंदर अलग हटा। बुआ ने पंचपात्र से पूजा का पानी वहीं छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दो। हाँ बुआ जी। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट में बिठाकर नीचे जमीन पर बैठ गई। सुधा चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैंट उठाते हुए कहा। अरे, तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए? दूसरे पायचे पर लकीरें खींचते हुए सुधा ने कहा। अरे, बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उपद्रव में फंस गए। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक सोशलिस्ट लड़का था बेचारा, कैलाश मिश्रा। उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही हॉस्पिटल में होते। हॉस्पिटल में होते? अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं? सुधा घबरा कर बोली। बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बातें करती रही। अरे, बाहर कौन गा रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। देखो चंदर, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है मुटकी बिनती। दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा। चंद्र और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई चंद्र को और वह भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज़ आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, क्या हालचाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के सुर में बोली। हमें रोज़ रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा और चंदर दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई? चंदर भी हंसने लगा। तुम तो बहस करने लगे, हम कोई वकील हैं? तुम नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर चंद्र के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंद्र ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। चंद्र मुस्कुरा कर खाने लगा। दीदी के खाने पर कहने लगे। बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए, बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है, पढ़ने में हमारी तरह नहीं। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम उनसे दुनिया भर की खूब बातें करते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त गरी पास में रख कर हम खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ।
उनसे कविता तो सुनवा दो। एक दिन सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें लगाने लगा। इतने में बुआ जी का तेज हो रहा स्वर मालूम हुआ। मुँह झवसी, हमें ऐसी नाच चाहिए तो हम पैदा होते ही गला घोट देती। अरे राम, का सिर पर उठाई है? कई घंटे से नरियात कटई फट गई। प्रोफेसर शुक्ला के घर में यह नया सांस्कृतिक तत्व था। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंद्र को जरा भी उम्मीद न थी। चंद्र चौंक कर उधर देखने लगा। बोले, प्रोफेसर साहब, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है। लड़की का पहचान। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन की। इतने में सुधा आई। गुस्से से पापा से कहा, बुआ बिनती को मार डालेगी। पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया। अब चरखा बैंड होगा या नहीं, कुछ शर्म हया है कि नहीं। बिनती सिसकते हुए स्टडी रूम में गई। देखा चंद्र है तो उल्टे पांव लौट आई। सुधा के कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम यह सब कल से महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा। अब बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा भोजन परोसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, ज़्यादा शोर हो तो लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ़ है। उसने चला जाना ही ठीक समझा। खाना पर उसने कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी, मगर दबे स्वर में न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। यह भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन भी नहीं गई। अब 3-4 दिन बाद चंद्र गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही थी। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थी, किसी विषय पर नियंत्रण कर रही थी। चंद्र के पास पहुंचने पर वह फौरन चुप हो गई और चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, बुआ जी। चंद्र कुर्सी खींचकर पास में बैठ गया। बुआ जी चुप हो गई। डॉक्टर साहब बोले, हाँ हाँ बोलो, ये तो घर के आदमी हैं। इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है, हमारा शिष्य है, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। एक दिन और आए रही हो सुधा के संग? बीए में पढ़ा था? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ भाई, बहुत खुशी हुई तुमको देख के। हाँ तो शुकुल, वह अपने भाई से बोली। हाँ, बिनती का ब्याह डाल दे। अगर ये लड़का ठीक रहा तो सुधा का ब्याह भी निपटाई दो। अच्छा नहीं लागत? बिटिया सुनी मांग लिए छरछराहट फिरत हो। बुआ बोली, हाँ तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह टालना नहीं चाहता। ये जो लड़का तुम बता रही हो, उसके घर वाले एतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, पर घर वाले जहाँ जाने कैसे हों। अरे तो घर वालों से क्या करे है? तो लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की लड़का अलग रहेंगे। ना सास का डर, ना ननद का डर। हम पत्री मंगवा देंगे, मिलवा लो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में क्या कहा तो? अगहन तक टाल दिया जाए ना? हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार किया। तो फिर तुम ही इन जूता पिटाऊ से, बड़नक्कू से कह दियो, कल से आए हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित कहते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, न जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, लेकिन अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ था। जब डॉक्टर शुक्ला उसके ओर मुड़े और कहा चंदर, तो एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से वापस लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा,
मेहनत बहुत कर रहे हो। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? मार्च ख़त्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा। हर हालत में जमा हो जाना चाहिए। एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंद्र ने कहा और धम से बैठ गया। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था शायद क्या बातें हो रही थी। सुधा की ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना? वहीं गई है विनती के साथ। अब इम्तहान को कितने दिन रह गए हैं? घूमना बंद नहीं हुआ है उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था तो चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को। अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़े। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है। जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। लेकिन तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत से अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी उस दिन? हाँ, वही। उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दे। पहले सुधा की हो जाए। वह बड़ी है। हम चाहते हैं तब तक बिनती को विदुषी का दूसरा खंड दिला दिया जाए। उनसे बात कर लें। डॉक्टर शुक्ला उठे। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किया। वह पलंग पर बैठे थे, लेकिन पड़े हुए थे। सांस लेते थे तो पुरानी कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सर पर छोटे छोटे बाल और कमर में अंगूछे के अलावा पूरा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। जलपान किया आपने? उस पलंग में भूडो लाया और पंडित जी जलपान को याद करके गदगद स्वर में बोले। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हा हा, सब आपकी कृपा है। खूब छक्कर मिष्ठान पाया। अब कुछ शरबत वरबत मिले तो पेट में जो जलन है वो शांत हो। उन्होंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, जरा भाई शरबत देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी आवाज़ सुन बोली, बाप रे बाप, ये 2.5 मन की लाश, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे ही लई है। शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के मुखमंडल में कहीं शोक या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। वो एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी उठे, एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार लिया, गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। बात काटकर दुबे जी बोले, आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो। ब्याह शादी में जो है मामा का पक्ष देखा जाता है। इतना भगवान ऐसा जोड़ा मिलाए हैं कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप कॉलेज के प्रोफेसर और हमारे साथ लड़का के मामा जान हैं जो डॉक्टर हैं, मुंशी हैं। आप कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुरा दिया। डॉक्टर शुक्ला बोले, विवाह जाड़े में रखा जाए तब ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक हम आपके सत्कार की कुछ तैयारी भी कर लेंगे। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। बड़े अचरज से उनकी ओर देखने लगे,
लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वह इस शर्त पर राजी हुए कि तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और नजराना आना चाहिए। अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए साड़ी जाएगी, और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोजाना एक थान कपड़ा और एक स्वर्ण मणि जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी उठे और अपने झोले में से एक गठरी हाथ में निकाले और बोले, अब हम जाते हैं। 5 रुपए का एक नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दिया। ये 5 रुपया लड़की को दे दो, बात पक्की है। मुड़ा मुड़ाया नोट डॉक्टर शुक्ला के हाथ में दिया। 5 के नोट को देख बुआ जी सुलग उठी, कहने लगी, ना कहना ना गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए हैं कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और कपड़ा सब लीले को तैयार हैं। देने के टाइम पेट पिरात है जूता पिटऊ का। राम जी चाहे तो इनकी लाश बोटी बोटी करके कुत्तन को खिलाए हूँ। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभी तक बिनती का पता ना है। मलच्छन के यहाँ कुछ खा पी ली है तो गुजर नहीं होगा। शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंद्र को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने पानी दिया। बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के कुछ खाए पिए के दें। बैठकर बुआ जी ने बैठकर हंसिए से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीते हुए कुछ सोचने लगा। बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती है तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपने चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ तरकारी काट देते हैं। चल हट, कुछ खाए तो नहीं ले, जाकर पहले नहा ले। इतनी देर कहाँ घूमत रहो, हम अच्छी तरह जानित है तुम हमार नाक कटाई दे रहो। पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के खाट पर बिनती अकेले पड़ी हुई थी, अंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंद्र को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता है नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंद्र को बहुत ममता लग रही थी इनके लिए। बस वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने हसीन दुलार प्यार वैभव और स्नेह में पली है, दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पल रही है, वह भी अपने ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेह बरसाती है, बस अपनी लड़की को छोड़कर। चंदर चुपचाप बैठकर यह सोचने लगा, ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम होता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए आई। इसमें आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? उसके पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। सुधा ने चंद्र से कहा, क्या बिनती रानी को? कितने बिनती रानी सिसकियाँ भरने लगी। सुधा ने चंद्र से कहा, तुमने कुछ कहा है क्या? 14 दिन बाद आए और आते ही लगे उसे रुलाने। समझ गए, इसे डांटा होगा। हम भी साफ साफ बता देते हैं चंदर, हम तुम्हारी बात सह लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इसे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? चंदर ने कहा। मैं क्यों कहूँगा बिनती से कुछ, बस यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे कुछ? जब हमें कुछ कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वह तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, पर तुम्हारे साथ में ऐसे निभाह न वैसे निभाह।
ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है ये सुधा? बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, अरे इसके लिए क्या रोना, ये तो उनकी आदत है। कितनी बार तुझे समझाया कि हंस के टाल दिया कर। चल उठ, गुदगुदाते हुए सुधा ने कहा। विनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। अभी आप गुनाहों के देवता का पाठ सेवन सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। आप हमारा साथ बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।